हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में ना हमने देखो एक पावर सेट देखा था, और इससे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट्स भी देखे थे कि कितने होते हैं किसी सेट के, और क्या क्या देखे थी, प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट देखी थी कि क्या क्या होती हैं, और हमने सबसेट देखे थे और कार्डिनलिटी देखी थी, और इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, और इसी तरीके से हमने नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट भी देखा था। ठीक है, तो हमने लास्ट लेक्चर में जो भी देखा था अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं अपना जो टॉपिक है वो। ठीक है, अब चलो अभी तक ना हम क्या क्या सीख चुके हैं। हम पावर सेट तक हम पढ़ चुके थे, ठीक है, लेकिन पावर सेट में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो होता है ये सेट होता है, और इस सेट के अंदर क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं किसी सेट के। ठीक है, और उन जब सबसेट्स ऑफ सेट को अगर हम एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है, पावर सेट बन जाता है। ठीक है, तो अब अपने पास है नेक्स्ट टॉपिक, क्योंकि हम सबसेट पढ़ चुके हैं तो अब सबसेट भी ना दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा नंबर था, वो नंबर था 8th। ठीक है, पावर सेट जो था वो 8th था। अब 9th देखते हैं। ठीक है, तो 9th में अपने पास क्या आता है, देखो 9th में अपन ना अब सबसेट ही देख रहे हैं। दो तरीके के होते हैं, एक प्रॉपर सबसेट होता है और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम इसको डेफिनेशन वगैरह लिखवा देंगे। देखो, सबसे पहली बात, अगर मैंने मान लिया कि एक सेट ए है अपने पास, कि लेट सेट ए जो है वो है कुछ ए बी सी, चलो इतना ही मान लेता हूँ, ए बी सी तक। ठीक है, ये सेट ए है। अब अगर इसके सबसेट लिखूँगा मैं तो इसके सबसेट क्या क्या बनेंगे, सबसेट ऑफ सेट ए वो क्या क्या है अपना फाई हो गया। एक तो एम्प्टी सेट, क्योंकि मैंने बताया था कि एम्प्टी सेट जो होता है वो हर किसी का सबसेट होता है। इसके बाद जो अगला सबसेट हो गया वो ए हो गया, उसके बाद अगला सबसेट ये, और एक और सबसेट ये। इसी तरीके से मैं दो दो के पेयर में भी सबसेट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ए कोमा सी, बी कोमा सी, और ए, और अपना जो लास्ट वाला बच गया वो क्या बच गया, ए बी और सी। ठीक है, अब देखो पहली चीज़ तो ये कि अपने को ये चेक करना बनता है कि इसके अंदर सबसेट होंगे कितने। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं सर, 3 है। तो यहाँ पे n इजिकल्स टू अगर 3 हो गया तो इसके जो नंबर ऑफ़ सबसेट्स होंगे वो कितने होंगे। नंबर ऑफ़ सबसेट्स होता ही क्या है सर, 2 की पावर n हो जाता है, तो 2 की पावर 3 इजिकल्स टू 8। यहाँ पे देखो मैंने कितने लिखे हैं, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 4 5 6 7 और 8 लिखा। ठीक है, तो अब ये तो मैंने सारे सबसेट लिख दिए। अब देखो अगर मुझे प्रॉपर सबसेट चाहिए ना, तो जो सेट है, क्योंकि मैंने बोला था कि हर जो सेट है वो खुद का सबसेट होता है, तो मैं अगर ये वाला जो टर्म है, मैं अगर ये वाला जो सेट है, सबसेट है, अगर ये हटा दूँ तो बाकी जो बच गए वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट। तो बेसिकली प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ प्रॉपर सबसेट से, वो लिखवा देता हूँ आप लोगों को कि प्रॉपर सबसेट वो होता है, प्रॉपर सबसेट जो है वो है कि सबसेट्स विच आर नॉट इक्वल टू गिवन सेट, जो गिवन सेट के बराबर नहीं हो, विच आर नॉट इक्वल टू गिवन सेट, जो भी सेट दिया होगा उसके बराबर अगर नहीं होगा तो वो क्या होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, तो सर जो गिवन सेट के बराबर होता है वो तो हर कहीं एक ही होता है। हाँ बिल्कुल, और अब देखो जब प्रॉपर सबसेट ये है तो हम ये कह सकते हैं कि इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ऐसा सबसेट, यहाँ पे मैं इम्प्रॉपर सबसेट भी लिख देता हूँ कि इम्प्रॉपर सबसेट वो हो जाएगा, वो वाला सबसेट जो इक्वल होगा गिवन सेट के, सबसेट्स विच आर इक्वल टू गिवन सेट, इक्वल टू गिवन सेट। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखो सर, तो मैं ये तो कह ही सकता हूँ ना कि सर कि जो गिवन सेट के बराबर होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन ऐसी संख्या तो हमेशा एक ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट जो होंगे वो हमेशा ही कितने होंगे, 1 होगा, क्योंकि वो बराबर किसके, गिवन सेट के, तो गिवन सेट के बराबर वाला तो एक ही हो सकता है। तो नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट इज इक्वल्स टू 1 हमेशा ही। ठीक है, अब नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट 1 है, और नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे भाई, 2 की पावर, ये मैं कार्डिनलिटी n के लिए लिख रहा हूँ, 4,
कार्डिनलिटी जब n होती है, ठीक है, कार्डिनलिटी जब n होगी तो कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं किसी सेट के, वो होता है 2 की पावर n। जब टोटल सबसेट्स इतने हैं, इम्प्रॉपर सबसेट ये हैं, तो अगर मुझे कोई ये भी कह दे कि सर आप ये बता दो कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने होंगे, तो भाई सिंपल, टोटल में से इम्प्रॉपर घटा दो तो प्रॉपर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे भाई, टोटल 2 की पावर n था, उसमें से मैंने इम्प्रॉपर वाले घटा दिए, तो ये हो गए नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। समझ गए, क्लियर कट, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी, ठीक है, ये तो क्योंकि आसानी से हम समझ गए हैं। अब देखो आगे चलते हैं। अब आगे अपने पास टॉपिक है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। देखो तो अब अपने पास है यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट की बात कर लेते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल नाम में ही है कि यूनिवर्स मतलब ये ब्रह्मांड है, क्योंकि ब्रह्मांड के ही तो हम पार्ट हैं, जो ये हो गए कॉन्स्टलेशन वगैरह हो गए, ये सब ब्रह्मांड के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे भी हम सबसे बड़ी चीज़ की बात करेंगे या सबसे बड़ा सेट, ठीक है, वो क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट रहेगा। तो मैं इनडायरेक्टली इसको ये कह सकता हूँ कि ऐसा कोई सेट जिसके सब लोग क्या हों, पार्ट हों, ऐसा कोई सेट जिसके सब लोग क्या होंगे, पार्ट होंगे, तो उसको हम क्या कह देंगे सर, यूनिवर्सल सेट कह देंगे। तो यूनिवर्सल सेट की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर। देखो क्या लिखें सर, देखो यूनिवर्सल सेट हो गया अपना कि कोई भी सेट, एनी सेट, कोई भी सेट जो सुपर सेट होगा, एनी सेट विच इज सुपर सेट। देखो अब मैंने दो बताए थे, तुम्हें सबसेट बताया था और सुपर सेट बताया था। तो सबसेट क्या था, छोटे वाला पार्ट, सुपर सेट क्या था, बड़े वाला पार्ट, ठीक। तो देखो एनी सेट विच इज सुपर सेट, कोई भी सेट जो सुपर सेट होगा किसका, ऑफ ऑल द सेट्स, ठीक है, सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। इसको आगे लिख देते हैं सेट्स को, सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स, ठीक है, जो भी हम ले रहे हैं, ठीक। एनी सेट विच इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स, ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं अब समझाने के लिए आप लोगों को। एग्जाम्पल लेटस से कि एग्जाम्पल मैंने लिया कि भाई एक सेट अपने पास A है जहाँ पे एलिमेंट्स हैं 1 2 3, एक सेट B ले लिया मैंने, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं वो भी लिख देता हूँ मैं ऊपर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल U, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल U से, यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। देखो एक सेट मैंने A मान लिया, एक सेट B मान लेता हूँ, कितना हो गया 2 3 4, एक सेट और मान लिया C जो है अपना 5 2 6, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट मैंने बोला कि जो सारे सेट का सुपर सेट हो, या इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसके अंदर जो ऊपर जो एलिमेंट्स हैं ये तो होना कंपलसरी ही है, इससे एक्स्ट्रा हो सकता है कुछ, ठीक है, कम नहीं होने चाहिए। जो एलिमेंट्स अपने पास ऊपर लिखे हुए हैं इन सब के एलिमेंट्स देख लो कौन कौन से, एक में 1 है 2 है 3 है और 4 भी है, क्योंकि 2 3 दोबारा तो लिखना नहीं होगा, एक ही बार लिखना होता है, ठीक है। तो 1 2 3 तो A सेट के अंदर हो गया, और यहाँ पे एक्स्ट्रा अपने पास 4 आ गया तो 4 भी कंसिडर करना है, और यहाँ पे C वाले को देखें तो 5 भी है और 6 भी है, तो 1 2 3 4 5 6 तो रहने कंपलसरी ही हैं उस सेट के अंदर, ठीक है। तो सर क्या यही होंगे, नहीं, आके आप कुछ भी लिख सकते हो, ये जो एलिमेंट्स जो ऊपर वाले सेट में हैं ये तो कंपलसरी है, इसके अलावा आप कुछ भी लिख लो, जैसे राम लिख दिया, श्याम लिख दो, कुछ भी लिख दो, बाकी कुछ भी चलेगा अपने पास, ठीक है, लेकिन ये सेट तो होना ही चाहिए जो ऊपर एलिमेंट्स हैं। देखो अब ये मैंने बोल दिया तो ये ब्रह्मांड है, अब ब्रह्मांड में से अपन चेक करें कि क्या ये जो ब्रह्मांड हमने लिखा, ये जो ब्रह्मांड हमने लिखा, क्या ये सारे एलिमेंट जो A वाले एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर हैं। तो देखो A वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं सर, 1 है 2 है 3 है, क्या इसके अंदर है, 1 भी है सर, 2 भी है, 3 भी है, यस। ऐसे B वाले अगर मैं चेक करूँ तो 2 3 4 ये भी है सर, ऐसे ही C वाले अगर चेक करूँ तो 5 2 6 ये भी है, ठीक है। तो बेसिकली यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, जो सेट्स अपने पास होंगे वो तो इसके अंदर होने ही चाहिए, एक्स्ट्रा चलेगा, ठीक है, समझ गए सर। एक और एग्जांपल ले लें क्या सर, बिल्कुल ले लो। देखो अगर मुझसे कोई ये कहे कि सर मान लिया मैंने, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ
कि सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, set of all complex numbers is the universal set, is the universal set of all real numbers। देखो, अब क्लास की स्टार्टिंग वाले दिन ना मैंने आप लोगों को ये बताया था, क्या बताया था सर? क्लास की स्टार्टिंग वाले दिन, क्लास की स्टार्टिंग वाले दिन मैंने ये बताया था कि सर सबसे सुप्रीम कौन है? सबसे सुप्रीम है सर कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मैं आपको चार्ट के रूप में अगर मैं बताऊं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इसके नीचे इसी में ही आता है रियल नंबर। ठीक है, सबसे सुप्रीम कौन है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में ही रियल नंबर भी आता है। ठीक है, और रियल नंबर फिर दो भाग में बढ़ जाता है कि रेशनल और इरेशनल में। ठीक है, जो आप इंटीजर वगैरह भी आप इरेशनल में ही आते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपने को क्या पता चल रहा है सर? यहाँ से अपने को ये पता चल रहा है कि जो रियल नंबर हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं। तो अब देखो, अगर मेरे को इन दोनों को कंपेयर करना है, फर्स्ट और सेकंड वाले को, तो मेरे को ये बताओ बड़ा कौन है? सर कॉम्प्लेक्स नंबर ज़्यादा पावरफुल हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में अपने पास रियल भी आता है और इमेजनरी भी आता है, दोनों आते हैं। ठीक है, रियल भी और इमेजनरी भी दोनों आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो मैं कह सकता हूँ ना, जब भाई बड़ा कौन सा है? कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो रियल नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर में होंगे, कंपलसरी है। इसीलिए मैंने बोला कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है वो बड़ा है, तो इसका मतलब वही यूनिवर्सल सेट हो सकता है। छोटा सेट कभी भी यूनिवर्सल नहीं होगा। ठीक है सर, छोटा मतलब 1 2 3 वाले, छोटा मतलब जिन दो के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे हम किस किस के बारे में बात कर रहे हैं? एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर वाले सेट के बारे में और एक रियल नंबर वाले सेट के बारे में। तो इनमें बड़ा जो होगा वही दूसरे का सबसेट, दूसरे का यूनिवर्सल सेट हो सकता है। हो सकता है बोला है मैंने, ऐसा नहीं कहा कि होगा ही, क्योंकि कंपलसरी के लिए ये है कि सारे एलिमेंट्स वो वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अंदर आने चाहिए। तो सर यहाँ पे हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे रियल नंबर है, तो रियल नंबर जितने भी होते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते ही हैं, इसलिए मैंने बोला कि यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है इसलिए मैंने बोला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यूनिवर्सल सेट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद अपने पास आता है इक्वलिटी, कि कोई सेट इक्वल है कि नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स लिख लेते हैं भाई। अब देखो नाम में ही है कि इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, इक्वल सेट्स कैसे होता है? देखो सर, इक्वल सेट्स का मतलब है कि दो सेट्स तभी इक्वल होंगे जब उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एलिमेंट्स की संख्या दोनों क्या होगी? सेम होगी। दोज सेट्स विच कंटेन, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड, एक तो है कि नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होना चाहिए, एंड अदर कंडीशन इज, एंड अदर थिंग इज एलिमेंट्स भी सेम ही होने चाहिए। एलिमेंट्स क्या है सर? जो उसके अंदर आता है सेट के अंदर, उनकी बात कर रहा हूँ, वो एलिमेंट्स भी सेम ही होने चाहिए। एंड अदर थिंग इज एलिमेंट शुड ऑल्सो बी सेम, ठीक है, ठीक है सर। देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लिया कि सेट ए है अपना 2 4 6 8 10, इस तरीके से मैंने लिख दिया। ऐसे ही मैंने एक सेट और मान लिया बी, चलो इस को थोड़ा सा बदल देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा सा बदल देते हैं हम। 2 4 इतना ही रखते हैं। ठीक है,
और एक सेट बी मान लिया मैंने इस तरीके से है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 और x बिलोंग्स टू n। ठीक है, ये दो सेट है, चेक करो कि क्या इक्वल है कि नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो देखो सेट ए तो अपने को सिंपल ही लिखा हुआ है कि सेट ए तो यहाँ पे है ही, सॉल्यूशन है यहाँ पे कि सेट ए तो अपने को दिया ही हुआ है कि 2 और 4 ही है। बिल्कुल सर। अब देखना अपने को ये है कि सेट बी वाले को देखो। ठीक है, तो बी वाले को अगर मैं देख रहा हूँ तो अपने पास इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यस सर। इसका फैक्टराइज कर लो, x माइनस 2 और x माइनस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और 4। तो b अपना सेट क्या है सर 2 और 4 ही है b। बेसिकली डिफरेंस क्या था, बेसिकली ये था कि ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था और ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, इतना ही डिफरेंस था। देखो अब जब मैं देख रहा हूँ तो सेट ए अपने पास ये है और सेट बी ये है, तो देखो पहली बात तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं। अदर थिंग कि एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 और 4 है, यहाँ पे भी 2 और 4 है, तो यस। सो यस, सेट ए जो है वो बराबर है सेट बी के। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, इक्वल सेट्स हैं। समझ गए होगे? ठीक है, समझे कि नहीं समझे? समझ गए। चलो आगे देखते हैं। इक्वल सेट्स के बाद अब आता है अपने पास इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स देख लेते हैं। इक्विवेलेंट सेट की क्या कंडीशन है कि वो वाले सेट्स हैं ये, दो सेट्स विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिसके अंदर एलिमेंट्स की जो संख्या है वो सेम रहेगी। ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट्स की जो संख्या है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। देखो तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बाकी किसी चीज़ की बात नहीं करनी है। तो देखो मान लिया सेट ए जो है अपने पास वो है 1 2 3 4 5, बी अपने पास है 3 4, सी अपने पास है 1 -1, डी अपने पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिखता हूँ एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक ही डी तक हो गया और एक सेट और मान लेता हूँ ई कि 4 7 8 9 10। ठीक है, अब अपने को ये 5 सेट दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन 5 सेट में से अपने को चेक करना है कि कौन इक्विवेलेंट है कौन इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो अपने पास ना एक जो सेट है डी वाला वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले तो उसी को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, सेट बिल्डर वाले को देखो, जो डी सेट है वो है कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 और एक्स बिलोंग्स टू आर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स इज इक्वल्स टू 1 और एक्स इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, करेक्ट है। और एक्स क्योंकि रियल नंबर को है तो दोनों ही अपने रियल नंबर आ रहे हैं, तो जो डी सेट है वो क्या हो गया -1 और 1 हो गया। ठीक है, तो अब ये देखो अपने पास जो सेट हैं वो क्या क्या हैं। देखो सेट ए जो है वो ये है, सेट बी ये है, सेट सी ये है, सेट डी ये है, सेट ई ये है। सबसे पहली चीज़ इक्विवेलेंट के लिए क्या चाहिए अपने को, इक्विवेलेंट के लिए चाहिए सर कि उनकी संख्या सेम हो। तो देखो पहले सेट में देखो एन ए, एन मैंने पहले ही बताया था कि एन का मतलब होता है कार्डिनलिटी होती है। ठीक है, कार्डिनलिटी से हम इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, जब कार्डिनलिटी से हम इसको शो कर सकते हैं तो कार्डिनलिटी चेक करो, पहले वाले की कार्डिनलिटी होती क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहाँ पे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं। देखो 5 एलिमेंट हो गए, तो एन ए 5 है। अब एन बी की अगर मैं चेक करूँ तो एन बी के अंदर कितना है, एन बी के अंदर है 2 एलिमेंट। ठीक है, तो 2 एलिमेंट चेक कर लो। चेक क्या करना है, मतलब 2 एलिमेंट हो गए। ऐसे ही एन सी का अगर चेक करूँ मैं तो सी के अंदर भी 2 ही एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही अगर मैं डी की चेक करूँ तो डी के अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं, डी के अंदर भी 2 ही एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही अगर ई को चेक करूँ तो ई के अंदर देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 है सर। तो देखो भाई मैंने बोला था इक्विवेलेंट सेट वही है जब उनकी जो कार्डिनलिटी हो वो क्या हो, सेम हो। ठीक है, और कार्डिनलिटी अगर सेम है तो कार्डिनलिटी किस किस की सेम है, देखो 5 और 5 है, इसका मतलब डी सॉरी ए और ई, डी नहीं ए और ई। सो ए और ई
कैसे सेट हो गए? इक्विवेलेंट सेट हो गए, ठीक है। और बी, सी और डी कैसे हो गए? वो भी इक्विवेलेंट सेट हो गए, ठीक है, क्योंकि उन तीनों के अंदर कितने कितने एलिमेंट्स हैं? दो दो। अब देखो, अगर ये मेरे को यहाँ पे इक्वल सेट भी चेक करने हो तो इक्वल कौन कौन है? देखो, इक्वल में क्या चेक करना था अपने को कि एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और उनकी संख्या भी। तो एलिमेंट्स जो सेम है वो तो सर किस किस में? एक तो डी में है और एक सी में है। इन्हीं दोनों में तो एलिमेंट सेम है, क्योंकि -1 और 1, यहाँ पे -1 और 1, ठीक है। एंड तो मैं लिख सकता हूँ कि सर सी और डी जो हैं वो इक्वल सेट्स भी हैं, ठीक है, इक्वल सेट्स भी हैं, इक्वल सेट्स ऑल्सो, ठीक है। अब देखो, तो देखो सर, इक्वल सेट्स में तो अपने पास ये था कि एलिमेंट्स की संख्या भी सेम और वो खुद भी सेम ही होने चाहिए, संख्या भी सेम और एलिमेंट्स भी सेम। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में तो सिर्फ संख्या की बात हो रही है, तो इसलिए मैं यहां से ये कह सकता हूं, नोट करके लिख लो कि इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, बट लेकिन इक्विवेलेंट सेट जो है, इक्विवेलेंट सेट्स में और मे नॉट बी इक्वल सेट्स, ठीक है। उल्टा तो ट्रू है कि इक्वल सेट्स जो है वो तो हमेशा इक्विवेलेंट रहेंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो या ना हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ, तो हम कुछ आगे जो क्या कहते हैं, आगे के कुछ सेट्स पढ़ने से या आगे हम, क्योंकि इसके बाद अपना वेन डायग्राम और कुछ इनइक्वलिटी वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर क्या कहूँ मैं, टॉपिक ही स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले ना हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले भी लिखे हैं, तो एक बार उन्हीं को देख लेते हैं, और अगर एक आधा कोई पॉइंट छूट गया होगा तो उसको दोबारा लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नोट में हमने ये तो लिखवा ही दिया है, ठीक। अब सेकंड नोट देख लेते हैं। सेकंड नोट में अपने पास ये रहेगा कि इक्वल सेट्स, अभी तो मैंने डेफिनेशन तो बता दिया आप लोगों को, इक्वल सेट्स कब होता है, अगर पहचानने को दे दिया जाए कि दो सेट्स जो हैं वो इक्वल कब होंगे, ठीक है, वो तो बता दिया मैंने। लेकिन अगर बाई चांस कभी प्रूफ को आए या कभी स्टेटमेंट आ जाए, तो दो सेट्स इक्वल तब होते हैं जब एक सेट, जो मैं कहूँ कि ए और बी बराबर तब होंगे जब ए और बी एक दूसरे के सबसेट भी होंगे, ठीक है, तभी इक्वल होंगे, ठीक है। इफ सेट्स ए एंड बी आर subsets, if A and B are subsets of each other, then if A and B are subsets of each other, then they are equal sets. इक्वल सेट्स कब होंगे? जब ए और बी एक दूसरे के क्या हो जाए, सबसेट हो जाए, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट में ये है कि अगर मान लो कि अगर कोई अपने से ये कह रहा हो कि यदि इफ ऑल द एलिमेंट्स of set A are present in set B, if all the elements of set A are present in set B, देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे कि A1 2 3, चलो मैं बाद में समझाता हूँ एग्जांपल, पहले लिख देता हूँ कि कहना क्या चाह रहा हूँ मैं। देन A जो है वो सबसेट होगा B का, और B जो है वो सुपरसेट होगा A का, ठीक है।
अब अगर मुझसे कोई ये भी कहते कि सर सुपर सेट होता क्या है, तो सुपर सेट की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, चलो लगे हाथ ही। वैसे सुपर सेट तो मैं पहले भी आपको सबसेट जब बताया था तब मैंने सुपर सेट भी बता दिया था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि होता क्या है सुपर सेट, ठीक है। देख, वैसे तो मैं बता चुका हूँ कि सुपर सेट होता क्या है, लेकिन फिर भी चलो देख लो, थोड़ा सा बता देता हूँ सुपर सेट की डेफिनेशन भी। सुपर सेट है कि अगर इफ ए सेट एक्स इज सेट टू बी सुपर सेट ऑफ सेट वाई, क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी इसलिए डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ अब, लेकिन समझा मैंने पहले दिया था, ठीक है। इफ सेट एक्स इज सेट टू बी सुपर सेट ऑफ सेट वाई, एक सेट एक्स जो है वो सुपर सेट कब होगा वाई का, कब होगा बताओ। ऊपर ही लिखा है मैंने कि सुपर सेट का मतलब ही क्या होता है, बड़े वाला सेट। तो कब होगा, जब एलिमेंट्स ऑफ वाई जो हैं वो प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वाई आर प्रेजेंट इन सेट एक्स। मतलब ज़्यादा ही हो सकते हैं सेट एक्स में, कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। सुपर सेट जो सेट होगा वो कम नहीं होने चाहिए, उसमें ज़्यादा ही चलेंगे, ठीक। तो देखो एग्जांपल मैं ले रहा था ऊपर की, एग्जांपल क्या था, देखो मान लिया मैंने सेट ए है अपने पास कि एक 1 2 3 4 5 1 2 3 हो गया, और बी हो गया अपना 1 और 3, ठीक है। अब देखो इसमें कि मैं कह सकता हूँ कि जो बी जो सेट है उसके जितने भी एलिमेंट्स है 1 और 3 ये सब ए के अंदर आ रहे हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर प्रेजेंट इन सेट ए। तो इसका मतलब ये होगा कि जो बड़े वाला सेट है वो सुपर सेट हो गया है, तो ए इज सुपर सेट ऑफ सेट बी, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब ना आपको एक हो सकता है आपको दो सिंबल मिले, ठीक है, एक सिंबल तो ये मिले आपको और एक सिंबल, सॉरी उल्टा लिख दिया मैं, आपको सबसेट वाले सिंबल समझाना चाह रहा हूँ। देखो अब आपको ये दो सिंबल मिल सकते हैं काफ़ी जगह, ठीक है। इसको मैं नोट में ही लिखवा देता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा हूँ मैं इससे, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। ये तो पहली बात तो ये सिंबल जो है ये सुपर सेट का सिंबल है, ठीक है, ये सुपर सेट का सिंबल है, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट में ये है कि यहाँ पे ना अभी को आपको दो तरीके के मिलते हैं सिंबल, एक ये ऐसा, एक इक्वलिटी वाला जो साइन है नीचे वो मिलता है, एक में नहीं मिलता है। तो इनका मतलब क्या है सर, इनका मतलब ये है कि देखो ऊपर मैंने कहीं इक्वल सेट बताए थे ना आपको, हाँ देखो इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो ऐसा मतलब हो गया इसका कि अगर अगर ए जो है वो सबसेट हो जाए बी का एंड बी सबसेट हो जाए ए का, तो ए इज इक्वल्स टू बी हो जाता है, ठीक है। यही तो लिखा हुआ है, सेट ए और बी दोनों सबसेट होंगे एक दूसरे के, तो ए सबसेट हो गया बी का, बी सबसेट हो गया ए का। तो देखो ये जो इक्वलिटी वाला है ये तो होता है क्या मीनिंग इसका, इसका मीनिंग तो होता है सर सबसेट। तो सर इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है प्रॉपर सबसेट। लेकिन काफ़ी बार कुछ लोग इसको भी सबसेट ही मान लेते हैं, प्रॉपर सबसेट वाले सिंबल को भी सबसेट ही मान लेते हैं, लेकिन वो लोग इसको मेंशन करेंगे, ठीक है। आपको यही मान के चलना है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर वो इसको मान रहे होंगे तो बताएंगे कि ये क्या है, सबसेट ही है, ठीक है, समझ गए। और मैं क्या क्या बता चुका हूँ, हाँ और मैंने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि हर जो सेट है, एवरी सेट जो है वो सबसेट होता है किसका, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। ये मैं बता ही चुका हूँ। एक मैंने एम्प्टी सेट के बारे में भी बताया था एक प्रॉपर्टी कि एम्प्टी सेट जो होता है वो भी क्या होता है, एम्प्टी सेट जो है वो भी क्या होता था सर, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ हर सेट का, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। और क्या क्या है, और तो आई थिंक सब हमने पॉइंट कवर कर ही लिए हैं। अब हम एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा हल्का सा वेन डायग्राम समझेंगे और उसके बाद इनइक्वलिटी समझने लगेंगे, ठीक है। वैसे काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी बची हैं अभी सेट्स की भी, लेकिन फिर हम थोड़ा सा वेन डायग्राम भी देख लेना कि वेन डायग्राम होता क्या है बेसिकली, ठीक है। फिर वेन डायग्राम के क्वेश्चन भी करेंगे। तो उससे पहले मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, पहले ये देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं,
या एग्जैक्ट क्वेश्चन से पहले एक आधी कोई प्रॉपर्टी बस तो नहीं गई है? ये सबसेट बता दिया मैंने, प्रॉपर सबसेट भी बता चुका हूँ मैं, और सुपर सेट के बारे में भी इन्फॉर्म कर ही दिया है। तो हाँ ठीक है, फिर उसके बाद इंटरवल ही बचेंगे। चलो ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो देखो, एक क्वेश्चन है अपने पास कि अपने को चेक करना है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, देखो अपने पास है चलो एक प्रॉपर्टी रह गई है वो लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं सोच ही रहा था कि ये पावर सेट वाली प्रॉपर्टी आपको बाद में बताऊँ कि पहले बताऊँ, लेकिन समझ लो यहीं पे ही कि अगर एक सबसेट ए है, नहीं सॉरी, एक सेट ए है, अगर वो सबसेट है बी का, तो अगर मैं इसका पावर सेट भी निकालूंगा ना, तो इनका पावर सेट भी सबसेट ही आएगा। क्योंकि पावर सेट बनता ही किससे है? जो सबसेट हम ए के लिख लेते हैं उन्हीं से तो पावर सेट बनता है। तो इसीलिए अगर ए सबसेट होगा बी का, तो इनका जो पावर सेट होगा वो भी सबसेट ही होगा। ठीक है, समझ गए? देखो, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन अपने पास कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स में अपन कह रहे हैं कि यदि एक एलिमेंट है अपने पास, इफ़ मैंने मान लिया कि यदि अपन ले रहे हैं कि क्या मानूँ मैं, चलो मैंने मान लिया इफ़ वन एक एलिमेंट है जो बिलोंग्स टू एक्स है, ठीक है, एंड जो सेट एक्स है वो सबसेट नहीं है वाई का। ठीक है, सॉरी, ये तो मैंने हाँ बोल दिया कि ये है, मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं है। तो नहीं है के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल काट दूंगा इसको। ठीक है, देन चेक करना है कि क्या जो वन है वो वाई में बिलोंग करेगा कि नहीं, वन जो है वो सेट वाई में होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये चेक करना है आपने को। देखो पहली चीज़ ना, मैंने बोला कि एक सेट एक्स है उसमें वन आ रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन देख रहा हूँ मैं अब। मैंने यहाँ पे बोला हुआ है कि सेट एक्स में वन है। ठीक है, तो मैंने सेट एक्स मान लिया पहले तो। ठीक है, सेट एक्स में वन है तो वन मैं मान ले रहा हूँ कि लेटस से कि मैंने वन माना, 1 2 3 4। ठीक है, ये अपना सेट एक्स हो गया। ठीक, अब देखो उसने लिखा कि x जो है वो सबसेट नहीं है y का, नहीं है बोला है, तो नहीं है इसका मतलब तो y के अंदर कुछ भी हो सकता है भाई, ज़रूरी नहीं है कि 1 हो। तो मैं मान लेता हूँ कि y अपना कितना है, 2 3 7, ऐसा कुछ है भाई, ये भी तो चलेगा। अब देखो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो पा रही है कि x जो है क्या वो सबसेट है y का? नहीं सर, तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो ट्रू हो रही है। तो अब मेरे से लिखा गया था कि क्या 1 जो है वो y को बिलोंग करना ज़रूरी है? 1 देखो 1 y के अंदर है क्या? नहीं सर, देन वी कैन से 1 नहीं है। तो जो गिवन जो स्टेटमेंट थी वो कैसी हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, अगर अब वही सवाल, अगर जो क्वेश्चन था अपना ओरिजिनल, अगर वो क्वेश्चन क्या हो जाता, इफ़ क्वेश्चन इज, अगर वो क्वेश्चन जो था वो ये बन जाता कि 1 बिलोंग्स टू तो x, लेकिन अगली जो स्टेटमेंट थी वो अगर ये कह देता कि x जो है वो सबसेट होगा y का, तो क्या वो ट्रू होगा? बिल्कुल भाई। अब देखो इसका क्या है, इसने बोला कि x जो है वो 1 से बिलोंग कर रहा है, तो मैंने 1 2 3 4 मान लिया। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ मैं ऐसे। उसने बोला x जो है वो सबसेट है y का, मतलब y के अंदर तो x वाले तो सारे एलिमेंट हैं ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा ही हो सकता है, क्योंकि y यहाँ पे क्या है, सुपर सेट है। तो देखो 1 2 3 4 तो होना कंपलसरी है ही, एक एक्स्ट्रा ही हो सकता है अगर चाहो तो। अब देखो क्या 1 है y के अंदर, यस, तो अब ये हो जाता है ट्रू। ठीक है, समझ गए? तो दोनों केस मैंने आपको समझा दिए। अब क्या करें, अब वैन डायग्राम देख लेते हैं अपन कि वैन डायग्राम क्या होता है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में समझा ही चुका हूँ आप लोगों को। तो हल्का सा टच वैन डायग्राम पे दे देते हैं। ठीक है, तो सर डिटेल में पढ़ रहे हैं कि अभी वैन डायग्राम, अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताऊंगा कि वैन डायग्राम होता क्या है। डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बच रही हैं काफ़ी सेट्स के, जो क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये सब बच रहा है। ठीक है, तो अभी सिर्फ हम वैन डायग्राम को हल्का सा देखेंगे। तो वैन डायग्राम बेसिकली होता क्या है, ठीक है, तो देखो वैन डायग्राम में ना जो सेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं वैन डायग्राम से। ठीक है, सेट्स के बीच के रिलेशनशिप को तो हम लिख लेते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन
relationship between sets can be represented by डायग्राम्स, जिनको हम क्या कह देते हैं, नॉन एज वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम। अब इसमें क्या होगा, इस डायग्राम में होता क्या क्या है, इस डायग्राम में रेक्टेंगल्स होगा और सर्कल्स होगा। दिस डायग्राम के अंदर क्या क्या होगा, दिस डायग्राम कंटेन्स यूजुअली रेक्टेंगल्स और सर्कल्स, ठीक है। इसके अंदर इन्हीं दोनों चीज़ों का हम जनरली यूज़ करेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल्स कब काम आएंगी, बेसिकली फॉर यूनिवर्सल सेट, जब यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या कहते हैं कि वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट जो है इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। फोर नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ, यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स एंड अदर सेट्स बाय सर्कल्स, ठीक है, समझ गए ये वेन डायग्राम। अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ मैं, देखो एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे कि हमने मान लिया कि यूनिवर्सल सेट जो है वो कुछ है कि ए बी सी डी इस तरीके से आई तक हमने लिख लिया। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब मैंने सेट एक ए मान लिया, सेट ए में मैंने क्या लिखा, ए बी सी और डी। ऐसे ही सेट बी मान लिया मैंने, उसमें क्या लिख दिया मैंने, उसमें लिख दिया सर सी डी आई, ये लिख दिया। देखो अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। ठीक है, अब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम क्या बनेगा, ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो मेरे को अपने को यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट ही बनाते हैं हमेशा जब भी वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मतलब कि सबसे पहले हमें रेक्टेंगल ही बनानी होती है। ठीक है, और रेक्टेंगल के बाहर हम चोटी पे लिख देते हैं इधर यू का मतलब यूनिवर्सल सेट की। अब ये पूरा ब्रह्मांड है, दुनिया यही है, ये जो रेक्टेंगल है दुनिया यही है, इस दुनिया के अंदर ही सेट आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर तो ये सारे एलिमेंट्स आने ही चाहिए। लास्ट में लिखेंगे हम यूनिवर्सल सेट को, बस डायग्राम बना लेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है, इतना ही हमें बाउंड्री है हमारे पास। अब देखो सेट ए है, तो सबसे पहली चीज़ तो सेट ए है तो उसके अंदर गोला बना लो, ये गोला बना दिया। अब इसके अंदर सारे एलिमेंट हैं ए बी सी डी। ठीक है, अब दो केस बनते हैं कि जो कि दो सेट हैं तो दो गोले बना दिए। ठीक है, ये अपना कैसा हो गया, ये सेट ए मान लिया, ये सेट बी मान लिया। अब देखो सेट ए के अंदर कौन कौन है सर, सेट ए के अंदर ए है सर, बी है, सी है और डी है। ठीक है, अब लिखने का अगर लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख लो ए बी सी डी, या अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो डॉट लगा के कि डॉट ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी। ठीक है, लेकिन हम ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब बी के अंदर कौन कौन है सर, सी है सर, डी है और आई है, सी डी आई। ठीक है, लेकिन सर अब ये देखो कि पूरा जो यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर अगर हम देखें तो मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो तो एक ही बार लिखना है, कभी दो बार नहीं लिखना है। तो अब लगा मैं इस यूनिवर्सल सेट की बात करूँ तो यहाँ पे देखो सर सी और डी दो बार लिखा हुआ है ना, लेकिन आप कहोगे कि सर अलग अलग सेट में लिखा हुआ है ना। भाई यूनिवर्सल सेट की बात कर रहा हूँ मैं, अब इन इंडिविजुअल सेट्स की बात नहीं कर रहा। यूनिवर्सल सेट भी तो एक सेट ही है ना, तो उसमें भी जो एलिमेंट्स होंगे वो तो एक ही बार लिखे जाने चाहिए। बिल्कुल सर, तो यहाँ पे तो सर सी और डी अब मैं दोनों में लिख दूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, और एक ही बार लिखूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। भाई इनमें कुछ कॉमन है, जब भी कोई दो सेट्स में अगर कुछ कॉमन होगा तो मुझे उनको इंटरसेक्ट करवाना पड़ेगा, उन सर्कल्स को क्या कराना पड़ेगा, इंटरसेक्ट कराना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि क्या दोनों में कुछ कॉमन है। यस सर, सी और डी कॉमन है दोनों में, तो सर्कल्स जो बनेंगे वो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स बनेंगे ऐसे। ठीक है,
ठीक है, ये बना दिया अब इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। अब देखो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब ये जो बीच वाला हिस्सा बच गया, ये जो बीच वाला हिस्सा है ये क्या है सर? ये वो वाला हिस्सा है जो दोनों में आ रहा है। ये कौन सा हिस्सा है जो दोनों में आ रहा है? तो इसमें वही वाले एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए के अंदर भी हैं और जो सेट बी के अंदर भी हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ इसी सेट के अंदर कौन कौन है अपना। देखो सी और डी है, तो ये सर सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, दोनों के अंदर लिख दिया। अब सेट ए के अंदर कौन कौन बच गया सर? सेट ए के अंदर ए बच गया और बी बच गया, और बी के अंदर कौन बच गया सर? आई बच गया। तो देखो अब मेरे को लिखना भी एक एक बार ही पड़ा है सब सारे एलिमेंट्स को, ना कोई रिपीट हुआ और अपना काम बन गया। ठीक है, लेकिन सर यूनिवर्सल सेट में तो बहुत सारे एलिमेंट थे। बिल्कुल, तो अब जो बाकी एलिमेंट्स बच गए हैं उनको अपने को रेक्टेंगल के अंदर ही लिखना है, लेकिन इस तरीके से लिखना है कि वो सेट ए के अंदर भी ना आए और सेट बी के अंदर भी ना आए। समझे कि नहीं समझे? वो सेट ए के अंदर भी ना आए और सेट बी के अंदर भी ना आए। तो हम इस जगह लिख सकते हैं सर, ये जो खाली जगह पड़ी है यहाँ पे तो लिख ही सकते हैं कुछ भी। बिल्कुल, यहाँ पे ही लिखना है वो। ठीक है, तो चलो लिखते हैं एलिमेंट्स को। क्या क्या बच गया अपने पास? ये देखो सर, ए बी सी डी तो लिख दिया है, तो अपने पास सर ई बच गया है तो ई यहाँ लिख दिया, एफ बच गया एफ यहाँ लिख दिया, जी बच गया है जी यहाँ लिख दिया, एच यहाँ लिख दिया, आई तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सर यही सब थे। अब एलिमेंट्स काउंट कर लो, 4 ये हो गए, 4 ये 8 और 1 9, तो टोटल एलिमेंट्स भी कितने थे? 9 ही थे। ठीक है, तो ये तरीका हो गया वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करने का। समझ गए? चल, ये वेन डायग्राम आपको समझा दिया है मैंने कि रिप्रेजेंट करते कैसे हैं। समझ गए होगे? क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि एकदम ही हमने अच्छे से समझा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि ऑपरेशंस ऑन सेट, कि क्या क्या ऑपरेशन अब हम सेट्स के अंदर अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेट्स तो हमने समझ लिया और उनका वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन भी अपन ने समझ लिया। ठीक है, अब है ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो टॉपिक है अपने पास ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन में क्या क्या सर? ऑपरेशन ही देखना है। देखो भाई, एक यूनियन होता है, एक इंटरसेक्शन होता है, यही सब अपने को सीखना है कि दो क्या क्या होता है ऑपरेशन। ठीक है, तो देखो अगर अपन रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन लगाते थे, अगर हम रियल नंबर्स की बात कर रहे थे, तो ऑपरेशन का मतलब क्या होता था कि रियल नंबर्स को हम जोड़ दे रहे थे या घटा दे रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर दे रहे थे या मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यही सब तो कर रहे थे अगर हम रियल नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन लगा रहे थे। लेकिन यहाँ पे रियल नंबर्स तो है नहीं, यहाँ पे क्या है? सेट्स हैं। तो जब सेट्स के ऊपर ऑपरेशन की बात करी जाएगी तो उसमें क्या होता है वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो अपना है ऑपरेशन ऑन सेट्स के ऊपर वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स, की दो सेट्स का यूनियन अगर अपने को लेना हो तो क्या होगा? यूनियन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो यूनियन ऑफ टू सेट्स में अपने को क्या होगा कि अपने को इस जो यूनियन वाला जो सेट बनेगा इसके अंदर वो सारे एलिमेंट्स लिख देने होंगे जो सेट ए के अंदर भी हैं और सेट बी के अंदर भी हैं। ठीक है, तो सर यूनिवर्सल सेट भी तो यही था। यूनिवर्सल सेट में भाई सिर्फ हम दो सेट की बात नहीं कर रहे थे। यूनिवर्सल सेट में मैंने ये बोला था कि कितने भी सेट होंगे, जितने भी सेट हों, उन सारे सेट के एलिमेंट्स को अपने को यूनिवर्सल सेट में लिखना था। यहाँ पे है कि यूनियन, और यूनिवर्सल सेट में मैंने ये भी बोला था कि उसके अंदर हम एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं जो इन सेट्स के अंदर नहीं हैं। लेकिन यूनियन में हमें वैसा नहीं करना है। यूनियन के अंदर वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट दो सेट के अंदर होंगे, ए और बी के अंदर। ठीक है, देखो अभी मैंने जो ऊपर वेन डायग्राम लिया ना, उसी का एग्जांपल लेके मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ठीक है, जो मैंने ऊपर वेन डायग्राम लिया है, देखो कि यूनिवर्सल सेट तो मैंने लिख ही रखा है ऊपर की क्या था अपने पास। ठीक है, मैंने मान लिया था, ऊपर वाले एग्जांपल से ही शुरू कर रहा हूँ मैं, कि देखो कि सेट ए जो अपन ने माना वो है सर ए बी सी और डी। ठीक है, और बी जो सेट है वो है सर सी डी और आई। ठीक, करेक्ट है यहाँ तक? बिल्कुल सर। तो देखो अगर अपने से कोई ये कहेगा, यूनियन का पहली बात तो सिंबल क्या होता है? ये होता है। ठीक है, ये बीच में लगाते हैं। ठीक है, ये यू नहीं है, बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा है, ऐसा। ठीक है, चलो मैं आप लोगों के लिए वैसे ही लिख देता हूँ, ऐसा है। ठीक है, ए यूनियन बी जो है वो क्या हो गया? अब मैंने बोला कि यूनियन का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए जो सेट ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी हो। देखो कौन कौन है सर? ए बी है, बी बी है, सी बी है, डी बी है और आई भी है। क्या सारे एलिमेंट्स आ गए? ए बी सी डी आ गया, सी डी आई आ गया। बिल्कुल, तो सर सी डी तो दो बार था ना, तो भाई सेट में एक ही बार लिखना होता है एलिमेंट, दो बार नहीं लिखना है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, तो सर क्या ये यूनिवर्सल सेट है? भाई ये यूनिवर्सल सेट भी हो सकता है अगर मैं सिर्फ इन दो की बात कर रहा हूँ कि भाई सेट ए है अपने पास और सेट बी है, इसका यूनिवर्सल सेट लिख के दिखाओ,
तो क्या ये यूनिवर्सल सेट होगा? बिल्कुल हो सकता है ये यूनिवर्सल सेट। लेकिन सर क्या यूनिवर्सल सेट सिर्फ यही होगा? ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल सेट कुछ भी हो सकता है। ये एलिमेंट्स के साथ मैं कुछ और एलिमेंट्स भी ऐड कर दूं, वो भी यूनिवर्सल सेट होगा। क्या ये यूनिवर्सल सेट है? ये भी यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, समझ गए होगे आप। तो ये था यूनियन। अब यूनियन को लिखते कैसे हैं तो वो समझ लेते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बेसिकली ये तो समझा दिया मैंने आपको कि यूनियन होता क्या है। ठीक है, तो बेसिकली यूनियन के अंदर होगा क्या? यूनियन ऑफ टू सेट्स, कोई भी अगर दो सेट है अपने पास ए और बी, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, ये वो है क्या है? इज द सेट is the set having is the set containing elements which are either in set A और इन सेट बी और इन बोथ। वो वाला सेट है जो दोनों के अंदर होंगे, कि या तो एलिमेंट्स उसके सेट ए के अंदर होंगे, या एलिमेंट्स उसके सेट बी के अंदर होंगे, या एलिमेंट्स दोनों के अंदर होंगे। ठीक है, ये क्या होता है? यूनियन होता है। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड एज A यूनियन B। थोड़ा सा व्यू नहीं बनाना है इसको, थोड़ा सा ऐसे लिखना है। ठीक है, और अगर अब अपने को, ये तो हो गया सिंबल, अगर अपने को वैसे लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं हम इसको? देखो सिंबॉलिकली तो मैंने लिख के दिखाई दिया है। अब इसका मीनिंग क्या होता है वो देख लेता हूँ, कि इसको हम ऐसे रीड करेंगे, रीड एज we can read it as, कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि A इज इक्वल्स टू x जो है वो इस तरीके से है, x इज सच दैट, इसका मीनिंग सच दैट था कि x जो है वो या तो A में होगा, x बिलोंग्स टू A, और x बिलोंग्स टू B। इसका मतलब ये है कि x A में होगा या और B में होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। समझ आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत है आपको? तो अगर अपने को कोई ये कह रहा होगा कि कोई, हम मान रहे हैं कि अगर अपने से कोई ये कह रहा हो कि सर कोई x एलिमेंट है, इफ़ समवन से लाइक, अगर वो कह रहा होगा कि इफ़ जो है सर x कोई एलिमेंट है जो किससे बिलोंग कर रहा है सर? यूनियन से बिलोंग कर रहा है, तो इसको मैं सर ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैंने ये वाला सिंबल लगाया, इसका मतलब है कि दोनों तरफ ट्रू होगा, कि अगर ऐसा लिखा हो तो जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ वो वाला ट्रू होगा, और अगर वैसे RHS वाले पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ तो LHS वाला ट्रू होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि x जो है सर या तो सेट A में है और x बिलोंग्स टू B। ठीक है, इसका मतलब ये है। समझ गए? अब देख लो, एग्जाम्पल तो मैंने ऊपर समझा ही दिया आप लोगों को कैसे समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में तो आप लोगों को कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 सेट का हो तो तीनों सेट के एलिमेंट्स लिख देना है। ठीक है, इसमें कुछ ऐड नहीं करना है आपने। समझ गए? देखो अब देख लेते हैं अपन प्रॉपर्टी यूनियन ऑफ सेट की। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो देखो प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या है अब अपने पास। प्रॉपर्टीज़ में अपने पास है सबसे पहली प्रॉपर्टी कि यदि एक सेट A है, वो सबसेट है सेट B का, तो A यूनियन B जो है वो सेट B के बराबर आ जाता है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब इसका मीनिंग क्या है सर? देखो मैंने बोला कि सेट A जो है वो सबसेट है B का। अगर मैं इसको डायग्राम से समझूँ सबसे पहली बात तो, क्योंकि अब अपने को वेन डायग्राम तो आ ही गए समझ में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि A सबसेट ऑफ B है, तो एग्जांपल के तौर पर लेट कि सेट A मान लिया मैंने 1 2 3, और B जो है वो सुपर सेट है, तो B के अंदर क्या होगा? A जो है वो A के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं
इसका मतलब क्या था, ए सबसेट ऑफ बी का मतलब कि जो एलिमेंट्स ऑफ ए हैं वो प्रेजेंट हैं सेट बी के अंदर। तो ये हो गया बी मैंने मान लिया एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे एलिमेंट्स जो सेट ए के हैं वो सारे प्रेजेंट हैं बी के अंदर। अगर मुझे अब इनका यूनियन लेना होगा तो ए यूनियन बी करना होगा, तो क्या होगा, देखो वो सारे एलिमेंट्स आने चाहिए जो सेट ए के अंदर और बी के अंदर हो, तो यही तो एलिमेंट्स हैं और ये ऑटोमेटिकली क्या बन रहा है, बी। समझे कि नहीं समझे? तो अगर ए जो है वो सबसेट होगा बी का, तो ए यूनियन बी हमेशा क्या आएगा, बी के बराबर आएगा। ठीक है, समझ गए होगे आप लोग। चलो समझा दिया है मैंने, अब मैं नेक्स्ट लिखता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी सेकंड। अब सेकंड प्रॉपर्टी है अपनी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, मैं कह सकता हूँ इसको कि अगर ए यूनियन बी जो है वो अपना बी यूनियन ए के बराबर होता है, बी यूनियन ए के बराबर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। देखो हमने जो बचपन में भी सीखा था, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होती थी, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए अपने 8th या 9th क्लास में जब भी आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जनरली दो हम एलिमेंट्स में लगाते थे। लेकिन लेटेस्ट से कि अगर 1 गुना 2 है तो ये 2 गुना 1 के बराबर होता था, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था ना 8th 9th क्लास में भी। तो ये भी एक तरीके से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन बी, अगर मैं एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, उसका अगर मैं यूनियन लूँ तो वो बराबर ही आएगा अगर मैं इन दोनों को रिवर्स कर दूँ कि बी और ए का यूनियन लूँ। ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा। तो यही क्या है, एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। अगर ऐसे ही मैं एक थर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, तो थर्ड प्रॉपर्टी एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये वो जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या है, अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 चीज़ें लगाते थे हम, यहाँ पे तो 3 चीज़ें ले लेंगे कि ए यूनियन बी यूनियन सी जो है ये बराबर होता है किसके, कि या तो मैं ऐसे कर लूँ कि ए यूनियन बी ले लूँ पहले और उसका यूनियन ले लूँ सी के साथ, या ए का यूनियन लेना है किसका, बी यूनियन सी के साथ। पहले बी यूनियन सी लेना है, उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसका यूनियन ले लेंगे ए के साथ। तो ये क्या होती है, अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझे। एक और 4th नंबर की प्रॉपर्टी है कि ये तो अपना था, अब अगर हम उस एम्प्टी सेट के साथ इसका यूनियन ले लें, अगर हम एम्प्टी सेट के साथ ही यूनियन ले लें, कि जैसे मैंने फाई मान लिया, फाई अपना क्या है, एम्प्टी सेट है। अब फाई का मैंने यूनियन ले लिया किसके साथ, एक सेट ए है। तो अभी मैंने ऊपर ही बताया कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड होगी ही। ठीक है, और फाई खाली आदमी है, कुछ है ही नहीं उसके पास, और उसमें मैंने कुछ जोड़ दिया, क्योंकि यूनियन को हम एक तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि भाई कुछ जोड़ना है। ठीक है नहीं, मैंने बोला एक तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन फाई, भाई खाली में हमने कुछ जोड़ा है तो वो जो जोड़ा है वही तो बन जाएगा। समझ गए कि ए था उसमें हमने ऐड कर दिया कुछ खाली चीज़, खाली में तो कुछ ऐड करेंगे तो जो जोड़ रहे हैं वही तो बनेगा। तो फाई यूनियन ए जो है वो ए यूनियन फाई दोनों बराबर ही होंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, और ये दोनों बराबर किसके आ जाएंगे, सेट ए के। ठीक है, कोई दिक्कत। और मैंने अभी ये तो बता ही दिया है कि यूनियन का हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में और सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि और में। ठीक है, समझ गए होगे आप। ठीक है, और हम इसी को एक तरीके और से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ए यूनियन का मतलब बी, अगर आपने ऐसा लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा एटलीस्ट 1। इसका क्या मतलब हो रहा है, एटलीस्ट किसी एक सेट में तो होगा वो। इसका मतलब ही क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ। इसका क्या मतलब सर, ए यूनियन बी, जैसे अगर अपने से कोई कह रहा हो कि सर ए यूनियन बी में अगर कोई एलिमेंट लाई कर रहा है, ठीक है, तो मैं चलो आपको लिख ही देता हूँ कि अगर कुछ ऐसा है कि x बिलोंग्स टू, अगर ए यूनियन बी है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, तो मैं कह दूंगा सर कि x जो है वो कम से कम एक में तो लाई कर ही रहा होगा। मैं चलो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ से कि, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यदि x जो है वो ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि दैट मीन्स कि x बिलोंग्स टू एट लीस्ट 1 ऑफ द सेट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर यूनियन से है तो इसका मतलब किसी एक सेट से तो बिलोंग कर रहा है, या तो वो ए से बिलोंग कर रहा होगा या बी से बिलोंग कर रहा होगा, किसी एक से तो बिलोंग कर ही रहा है, क्योंकि तभी तो वो यूनियन में आ रहा है, नहीं तो वो यूनियन में आता ही नहीं। समझ गए, तो यूनियन का मतलब ये हो गया अपना। समझ गए होगे आप यूनियन का मतलब या नहीं, क्लियर ही है भाई, आसानी से समझा है हमने लोगों ने। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनियन का मतलब। अब आगे अपने पास है कि भाई यूनियन के बाद क्या आता है, इसको यूनियन को अगर मैं वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करूँ तो कैसे करूँगा, तो वेन डायग्राम से भी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका। वेन डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है,
देख लो भाई, ये रेक्टेंगल बन गई, ये यूनिवर्सल सेट बन गया, ये हम लोगों ने सेट ए बना दिया, ये हम लोगों ने सेट बी बना दिया, ये ए है, ये बी है। और अब मुझे इनका अगर यूनियन रिप्रेजेंट करना है तो यूनियन इनका क्या है, ये सारा जो ए और बी के अंदर है, वो सारी चीज़ें जो ए और बी के अंदर हैं वो सब क्या है, यूनियन। तो जो मैंने ये शेडिड एरिया है जो अपना है, ये सब क्या है, शेडिड एरिया या पोर्शन जो भी है यहाँ पे वो क्या है अपना, ए यूनियन बी। समझ गए, कोई दिक्कत यहाँ तक? ए यूनियन बी है ये, ठीक है, लिख भी देता हूँ कि पूरा ही है वैसे ही, ठीक है, क्योंकि मैंने शेडिड एरिया को बता दिया है कि ए यूनियन बी है ये पूरा। समझ गए, वो अपना यूनिवर्सल हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत होगी भी नहीं, ठीक है। अब चलते हैं हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, यूनियन से ही रिलेटेड होंगे, ठीक है। नहीं चलो अभी क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं पढ़ा है तो पहले हम इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, उसके बाद फॉर्मूले देखेंगे, ठीक है। तो इसके आगे की जो क्लास है हम इंटरसेक्शन वगैरह वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आगे फिर हम वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस और इंटरसेक्शन वगैरह और सिमेट्रिक डिफरेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।